नमस्कार। इस वीडियो में वेलकम आप सबका। तो इस वीडियो के अंदर हम पाठगत या पाठ्य नीति है ना, पाठ के जो बीच बीच के प्रश्न है वो देखेंगे कक्षा 10 विज्ञान के। ठीक है, तो पहला प्रश्न है डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, फुल फॉर्म इसकी प्रतिकृति है ना रेप्लिकेशन। जैसे हम फोटोकॉपी बनाते हैं मार्कशीट की, वैसे रेप्लिकेशन का प्रजनन में क्या महत्व है। प्रतिकृति है ना अपनी हूबहू नकल कर उसी तरह की फोटोकॉपी बनाना, वो प्रतिकृति रेप्लिकेशन कहलाता है। तो डीएनए क्यों बनाता है? तो डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो हमारे शरीर में पाया जाता है। जो आनुवंशिक लक्षण है पीढ़ी दर पीढ़ी उनका निर्धारण करता है, ऐसी संरचना होती है। ठीक है, यहाँ बीच में नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। तो ये क्या करता है कि आनुवंशिक लक्षण है, जैसे किसी की आंखों का विशिष्ट रंग है, बाल घुंघराले हैं या आंखों का रंग नीला है, ऐसे स्पेसिफिक लक्षण है उनका पीढ़ी दर पीढ़ी है ट्रांसफर करता है। तो इसका उत्तर देखते हैं। डीएनए के अणु में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति में जाता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी अभिलक्षण हस्तांतरित यानी ट्रांसफर होता रहता है, यानी कि पेरेंट्स होते हैं फिर उनके संतति में जाता है, फिर उनकी और संतति होती है, ऐसे जाता रहता है। साथ ही डीएनए प्रतिकृति में विभिन्नताएं पाई जाती है ना। जब हम प्रतिकृति ने इसकी रेप्लिकेशन होती है ना, तो वो जो मूल डीएनए होता है ना, ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत 99.99% सेम रहता है। 0.1% कुछ ना कुछ अंतर आ जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं ना, ये बीच में डीएनए में, उनमें कुछ अरेंजमेंट में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, जो लंबे समय तक किसी स्पीसीज में क्या करते हैं, आगे जाकर स्पीसीज के उत्तरजीविता के लिए आवश्यक होता है, यानी विभिन्नता उत्पन्न होती है। इससे जब डीएनए में चेंज होता है तो विभिन्नता उत्पन्न होती है। विभिन्नता उत्पन्न होती है तो क्या होता है कि प्रजनन में इसका महत्व है। क्यों महत्व है? क्यों आवश्यक है? आवश्यक क्यों विभिन्नता किसी स्पीसीज में? क्योंकि जब विभिन्नता उत्पन्न होती है, जैसे पर्यावरण है उसकी समस्याएं, जैसे प्रदूषण हो गया, ठीक है ना, पहले कम होता था तो हमारी पीढ़ियाँ अच्छे वातावरण में रहती थी। आज प्रदूषण ज़्यादा है, जलवायु परिवर्तन है, तापमान ज़्यादा है। तो इनमें सब क्या है, डीएनए में परिवर्तन होने से जो पर्यावरण या जो नई समस्याएं आ रही है, उनके अंदर क्या है, हम अपने आप को बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। इसलिए ये जब परिवर्तन होता है, विभिन्नता आती है इसके अंदर, डीएनए के अंदर, जो पर्यावरणीय परिस्थितियाँ उनके प्रति अनुकूल बनाती है। ठीक है, और जो अच्छी चीज़ें होती है जो ह्यूमन बॉडी में, वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है। ठीक है, और ये पर्यावरणीय समस्याओं से भी बचाता है। यह था इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। जीवों में विभिन्नता स्पीसीज के लिए आवश्यक है परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं, ऐसा क्यों? तो विभिन्नता स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए उपयोग होती है, क्योंकि किसी समष्टि यानी कि एक समष्टि एक स्पीसीज में क्या जीवों में कुछ विभिन्नता होगी, तभी अचानक कुछ उग्र परिवर्तन आने पर जीवित रह पाएंगे, अन्यथा समष्टि का समूल विनाश संभव है। जैसे वैश्विक उष्मीकरण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण शीतोष्ण जल के जीवाणुओं की समष्टि में अधिकतर जीवाणु व्यष्टि मर जाएंगे, परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्तन जीवित रहेंगे, है ना। वो क्लाइमेट चेंज वाला है इसके अंदर। ठीक है, इसलिए कोई स्पेसीज है वो जीवित रहना चाहती है तो उसके लिए क्या विभिन्नता जरूरी है, लेकिन पूरी व्यष्टि के लिए जरूरत नहीं है ना, पूरी कम्युनिटी के लिए उतनी जरूरी नहीं है, एक स्पेसिफिक स्पेसीज के लिए जरूरी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, यानी द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर बताना है। तो ये इधर द्विखंडन यानी बाइनरी फिजन और ये मल्टीपल फिजन। तो द्विखंडन विधि में कोई एक जीव कोशिका जब दो भागों में टूट जाती है तो उसे कहते हैं द्विखंडन। और बहुखंडन में क्या होता है, एक कोशिका संतति कई कोशिका में परिवर्तित होती है। बहुखंडन में क्या है, एक कोशिका बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाती है और प्रत्येक संतति बनती है। इसमें सिर्फ दो में टूटती है, जबकि बहुखंडन में कोई कोशिका कई भागों में टूटती है। अमीबा में द्विखंडन द्वारा अमीबा किसी और द्विखंडन किस में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। अमीबा होता है, ठीक है ना, एक जीव, उसमें दो भागों में बढ़ती है और दो जीव बन जाते हैं, कालांतर में विभक्त हो जाती है। तथा कालाजर के रोगाणु होते हैं लेशमेनिया में कोशिका के एक सिरे से कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित चल से होता है। इसके अलावा एक जीव होता है जिसका नाम क्या है, कालाजर का रोगाणु लेशमेनिया, ठीक है ना, उसके एक सिरे पर कोड़े के समान संरचना होती है। तो एक विशिष्ट हर अमीबा में तो कई से भी विभाजित होकर दो बन जाते हैं, लेकिन इसमें क्या है, जो लेशमेनिया है एक विशिष्ट स्थान से द्विखंडन होता है। और अब बहुखंडन की बात करें, मलेरिया प्लाज्मोडियम है परजीवी, जिससे कि प्लाज्मोडियम है जिससे मलेरिया फैलता है। एक कोशिकीय जीवों की बाहर एक परत चढ़ी होती है जिसके अंदर कई कोशिकाएं बन जाती है और बाहर का आवरण कटने पर कोशिकाएं मुक्त हो जाती है। ठीक है, तो बहुखंडन किसमें होता है, प्लाज्मोडियम होता है। अंदर कोशिकाएं विभाजित होती रहती है, एक परत होती है वो ऐसे ढकी रहती है। ठीक है, तो परत ऐसे नहीं टूटती, अंदर अंदर विभाजित होती है। जब यहाँ से फटती है तो प्लाज्मोडियम मुक्त हो जाते हैं। चौथा प्रश्न है, बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। तो इसका उत्तर है, बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है। नम सतह के संपर्क में आने पर वह वृद्धि करने लगता है तथा हल्के तथा गोल होते हैं, जिसके कारण आसानी से वातावरण में फैल जाते हैं। बीजाणु द्वारा जब जनन होता है तब क्या होता है, उसके एक
एक मोटी परत होती है, ठीक है ना। वो क्या प्रतिकूल परिस्थितियों में ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा गर्मी में बचाव करती है। अंदर क्या बहुत सारे बीजाणु उत्पन्न हो जाते हैं। जब नमी आदि के संपर्क में आती है परत टूट जाती है, फिर ये बीजाणु मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। ये बात इसमें बताई गई है। 5वां प्रश्न है कि आप कुछ उदाहरण सोच सकते हैं जिससे पता चलता हो कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो इसका कहना है कि आपको ऐसा उदाहरण बताना जिससे कि जटिल संरचना वाले जीव है वो पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो उत्तर है इसका जटिल पुनरुद्भवन क्या होता है, एक कोई जीव है, ठीक है ना, उसका शरीर का कोई टुकड़ा टूट गया और वो फिर नया जीव बन गया, तो ये पुनरुद्भवन कहलाती है, ठीक है। प्लेनेरिया में पाई जाती है। तो जटिल संरचना वाले जीवों में विशिष्ट कार्य करने के लिए कुछ खास अंग एवं अंगतंत्र होते हैं, इसलिए ऐसे जीवों में किसी भाग को काट कर नया जीव उत्पन्न नहीं किया जा सकता। पुनरुद्भवन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होती है। इन कोशिकाओं से अनेक कोशिकाएं बन जाती है। इस प्रकार का जनन केवल उन्हीं जीवों में संभव है जिसमें विशिष्ट कार्य के लिए अंग नहीं होते, यानी प्लेनेरिया का एक पूरा शरीर एक सा है, ठीक है ना, कहीं से भी कटकर पूरा प्लेनेरिया बन जाता है। लेकिन मानव में थोड़ी है कि एक हाथ को अगर उखाड़ दो तो हाथ पूरा मानव बन जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जटिल जीवों में जैसे मानव में संरचनाएं जटिल होती है, अंग और अंगतंत्र होते हैं, जबकि कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए कोई अंग ना हो जैसे कि प्लेनेरिया में, तो उसमें ये संभव है। 6वां प्रश्न है कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो कायिक प्रवर्धन का उपयोग करने के निम्नलिखित फायदे हैं, इस प्रकार है। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय होते हैं, यानी एक बीज से पौधा उगाए, एक कायिक प्रवर्धन से उगाए। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, पौधे के किसी कायिक भाग को काट कर जमीन में रोप देते हैं हम, ठीक है, पुदीना वगैरह में, और वो जल्दी उग जाता है, ठीक है ना। तो अब बीज लगाए उससे जल्दी इसमें पुष्प और फल जल्दी आते हैं, पहला फायदा ये। दूसरा, ये पत्ती उन पौधों के लिए उपयुक्त है जो बीज उत्पन्न नहीं कर सकते, या तो नहीं कर सकते, बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं, जैसे गुलाब, चमेली, संतरा, केला, यानी बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, उनमें क्या है, कायिक प्रवर्धन काम में लेते हैं। और कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक के समान होते हैं, यानी इनमें कोई जैसे पेरेंट्स होते हैं, आनुवंशिक लक्षण होते हैं, वैसे ही यानी कोई लक्षण अच्छा है किसी किस्म के अंदर, जैसे कोई आलू की किस्म है, ठीक है ना, वो गर्मी सहन कर सकती है। तो अगर कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए बार बार, या कोई पुदीना उगाए या गुलाब उगाए, उसके अंदर कोई विशिष्ट खुशबू है, तो कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए तो वो लगातार वो बनी रहती है, ठीक है ना। बीज से किसी पौधे में अन्य में उगाए तो वो क्या थोड़ा थोड़ा चेंज आता जाता है, ठीक है। 7वां प्रश्न है डीएनए की रेप्लिकेशन बनाना जनक के लिए आवश्यक क्यों है। तो डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनक के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती है। ये विभिन्नताएं जैव विकास का आधार है। इस प्रक्रिया में जनन कोशिका में डीएनए की 2 प्रतिकृतियां बनती है और इसके साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का सर्जन भी होता है, निर्माण भी होता रहता है। इसके बाद डीएनए की प्रतिकृतियां अलग हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, परागण और निषेचन किस प्रकार भिन्न है एक दूसरे से। तो परागण क्या होता है, परागण होता है पौधा होता है, ठीक है, पौधे पर फूल होते हैं, ठीक है, पौधे पर क्या होते हैं, पौधा होता है, इस पर एक फूल लगा है, ठीक है। फूल में 2 संरचना होती है, एक होती है नर युग्मकोद्भिद, ठीक है, परागकोश, और एक होती है मादा युग्मकोद्भिद, ठीक है ना, ठीक है, 2 संरचनाएं होती है। तो अभी मैं समझा देता हूँ इसको। यहाँ पर मादा संरचना में यह होती है वर्तिकाग्र, ये वर्तिका और ये अंडाशय। तो इस परागकोश से परागकणों का यहाँ इस वर्तिकाग्र तक ट्रांसफर है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है परागण, ठीक है ना, परागकणों का। तो परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक परागकोश होते हैं, परागकोश में पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर में परागकोश होते हैं। तो वहाँ से वर्तिकाग्र यानी मादा जननांग है, वहाँ तक परागकणों का क्या ट्रांसफर करने की क्रिया परागण कहलाती है। तो और जबकि निषेचन क्या होता है, नर में मादा युग्मकों का मिलकर जाइगोट बनाने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। और निषेचन क्या होती है, निषेचन यहाँ मादा युग्मकोद्भिद में या अंडा से होता है, वहाँ निषेचन होती है, ठीक है, फूल के अंदर। और ये किसके द्वारा होता है परागण, ये होता है ज़्यादातर कीट, हवा, जल, पक्षी आदि के द्वारा होता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है एक ही फूल पर हो दोनों, ये नर और मादा युग्मकोद्भिद। किसी फूल में दूर दूर स्थित हो, जैसे पपीते में, तो ये हवा द्वारा परागण पहुंच जाते हैं। कोई जैसे मधुमक्खी आदि, उनके द्वारा जा सकते हैं। बहुत सारे पक्षी बैठते हैं, उनसे जा सकते हैं, हवा से, पानी से, कैसे भी जा सकते हैं, ठीक है, परागण की क्रिया होती है। और जब निषेचन की क्रिया, ये इस प्रक्रिया में नर युग्मकों को मादा युग्मक तक ले जाने का कार्य परागनलिका करती है। तो यहाँ पर जो संरचना होती है, ठीक है ना, ये वर्तिकाग्र और ये अंडा से अंदर एक परागनलिका होती है। तो यहाँ 2 नर युग्मक उत्पन्न होते हैं, तो फूल के अंदर कौन, ये परागनलिका लग जाती है, ठीक है। तो यह क्रिया निषेचन से पहले होती है। तो पहले परागण की क्रिया होती है और निषेचन क्या होता है, ये क्रिया परागण के बाद होती है। ये था इन दोनों में अंतर। आगे बात करते हैं, शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है। तो प्रोस्टेट तथा शुक्राणु अपने स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। इसके कारण इनका ट्रांसफर सरलता से होता है, साथ ही श्रावण उन्हें पोषण प्रदान करते हैं। एक तो इनका क्या करते हैं,
ट्रांसफर सरलता से होता है, एक तरल माध्यम प्रदान करते हैं, ठीक है ना। और दूसरा इन्हें पोषण में मिलता है, ठीक है। 10वां प्रश्न है यौवन आरंभ के समय लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो पहला है वक्ष के भागों में स्तनों का विकास, ऋतुस्राव का प्रारंभ, आवाज़ पतली होना, इसके अलावा बगल के तरफ व जननांग के पास गहरे बालों का उगना और त्वचा का तेलिया होना और मुंह से निकलना। ये 2 लक्षण है, ये लड़के लड़कियों दोनों में कॉमन होते हैं, जबकि स्पेसिफिक विशिष्ट लक्षण है ये 3 है जो लड़कियों में होते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर है भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। यह एक तस्तरीनुमा संरचना जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर के उत्तक में प्रवर्ध होते हैं जो माँ के उत्तकों में रक्त स्थान करते हैं, तो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं। यानी प्लेसेंटा एक संरचना है, ठीक है ना। शिशु के जन्म के समय फिर ब्लेड से काटते हैं, नाभि के पास होती है। इसके द्वारा क्या है माँ के जो उत्तक है पोषण के और शिशु के उत्तक वो जुड़े रहते हैं। इसी से क्या है कि पोषण प्राप्त करता है कौन, शिशु, ठीक है। गर्भस्थ जो भ्रूण होता है, शिशु नहीं कह सकते, भ्रूण कहेंगे इसे, वो पोषण प्राप्त करता है। यहाँ माँ से भ्रूण को क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों के स्थानांतरण होते हैं, एक वृहद क्षेत्र प्राप्त करते हैं। विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। अब अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे वो भी इसके द्वारा क्या है, प्लेसेंटा द्वारा माँ के रुधिर में स्थानांतरित होता है और आगे उस ब्लड से फिर बाहर निकल जाता है, ठीक है। 12वां प्रश्न, यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा करेगा। तो इसका उत्तर है नहीं, कॉपर टी का प्रयोग महिला की यौन संचारित रोगों से रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि विधि नर और मादा के बीच शारीरिक संबंध स्थापित करने से कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती है, केवल गर्भधारण को रोकती है। इसका आंसर हो जाएगा नहीं, और ये इसका कारण। ये थे पाठ्य नीति प्रश्न इस वीडियो के, इस पाठ के। आगे पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के प्रश्न है वो भी बना दूंगा अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।